नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन और आप सभी का विक्ट्री मेंटरशिप में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करेंगे? जल्दी जल्दी आप विक्ट्री मेंटरशिप यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की डिस्कशन जो है आप सभी के सामने लेकर के आए हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टेट पीसीएस में और स्टेट पीसीएस के साथ साथ यूपीएससी और वनडे एग्जाम में ये इससे काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम एक-एक करके आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी में किन-किन बातों का ध्यान रखना है, उस पे डिस्कस करेंगे और कौन-कौन से एक्ट को बनाया गया था, जिसमें हम एनवायरमेंट को सुरक्षित कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को कैसे हम नियंत्रित करेंगे, क्या इसकी इम्पोर्टेंट भूमिका है, ये सारी चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ 1912 में जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो नीतियां आई थी, वन्यजीव जंतु संरक्षण नियम बना था, उस पे भी हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि क्या सरकार जो थी ब्रिटिश सरकार, उसने क्या क्या नियम बनाया था, जिससे कि जीव जंतुओं को, एनवायरमेंट को सुरक्षा हम उसको जो है सुरक्षित कर सकें। ठीक है, इसको भी जानेंगे। साथ ही साथ इसमें हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्याख्या जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करके देखा गया, तो हम सभी को अधिकार है कि आप सभी को क्लीन एनवायरनमेंट के, है ना, क्लीन एनवायरनमेंट का अधिकार हम सभी को मिला है, जिसमें मेनका गांधी और भारत संघ के विवाद को लेकर के इस बात को कही कही गई थी। तो ये भी आज हम इस क्लास में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे कि एनवायरमेंटल प्रोग्राम में कौन कौन सी बातों को शामिल किया जाता है। साथ ही साथ आप सभी को पता है कि हम इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम लोग इसमें कितनी अनुसूचियां हैं, उन सभी अनुसूचियों के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इसमें जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संशोधन जो 2006 में हुआ था, इन सभी के बारे में आज हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाएं। अगर कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो, तो आप अपने समस्या और डाउट को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। इफ एनी कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को हम एक अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसमें किन किन बातों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में, जिसमें वन्यजीव सलाहकार बोर्ड और वन्यजीव प्रबंधन की नियुक्ति की बात यहाँ पे की जाती है। साथ ही साथ इसमें केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का यहाँ पे गठन किया जाता है। गठन करने के लिए यहाँ पे जो नेशनल पार्क की स्थापना और वन्यजीव अभ्यारण्य और साथ ही साथ संरक्षण रिजर्व भी यहाँ पे डेवलप किया जाता है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे सामुदायिक विहार की स्थापना और साथ ही साथ यहाँ पे टाइगर रिजर्व को डेवलप किया जाएगा। और यहाँ पे कुछ जो है अन्य वन्य जीव को भी जो है जीवधारियों को यहाँ पे व्यापार और वाणिज्य के लिए जो है लाइसेंस और अनुसूचित वन्यजीव के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। तो इन सभी चीजों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ इसमें दो पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना होगा कि वन्यजीव से स्थान संरक्षण के लिए और इसमें बाह्य स्थान संरक्षण के लिए जो है वन्यजीव और पक्षियों के शिकार करने के लिए जो है यहाँ पे अधिनियम को पारित किया था। आपको याद होगा कि सलमान खान पर हिरण मारने का आरोप लगा था, तो किस एक्ट के अंतर्गत लगा था? सेम इसी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक्ट में आप किसी भी जीव जंतु को जो है हत्या नहीं कर सकते हैं, किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं कर सकते हैं। आप पर जो है कानूनी कार्रवाई और आर्थिक रूप से जो है आपके ऊपर सजा का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही साथ इसमें देखेंगे तो अधिनियम के तहत यहाँ पे सुरक्षित क्षेत्र और नेशनल पार्क के साथ साथ यहाँ पे संरक्षण रिजर्व और
सामुदायिक रिजर्व को भी हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें कुछ सूचियां दी गई हैं, उस सूचियों को जो है आप लोग देखिएगा अच्छे से और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि 6 अनुसूचियां दी गई हैं जो आपको आपके एनवायरनमेंट को सुरक्षित प्रदान करता है, सुरक्षित है ना, उसको सुरक्षित करता है। तो इसमें कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, किन किन अनुसूची में कौन कौन से बात कहे गए हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अनुसूची में जो है इसमें बताया गया है कि गंभीर रूप से जो है लुप्त प्रजातियों को है ना इसमें शामिल किया जाता है और इसको सुरक्षा की व्यवस्था, सुरक्षा की आवश्यकता के अनुसार इसको देखा जाता है। जिसमें हम कह सकते हैं 1 से लेकर के 4 अनुसूची तक यहाँ पे जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध है। अनुसूची 1 से लेकर के 4 तक में लिखा गया है कि जंगली जानवर के शिकार आप नहीं कर सकते हैं, जंगली जानवरों का शिकार आप नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अनुसूची और उल्लंघन के लिए उच्चतम दंड के जो है ना, उच्चतम दंड के साथ साथ यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे उसको सुरक्षा भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अनुसूची 3 और 4 में, अनुसूची 3 और 4 में इसको कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है और प्रजातियों को संरक्षण प्राप्त होता है, परंतु इन्हें हम जो है हानि पहुंचाने के लिए जो है तुलनात्मक रूप से कम सजा का प्रावधान है। इसमें सजा तो मिलेगी पर थोड़ी सी सजा कम मिलेगी, है ना, पेनल्टी का प्रावधान इसमें जो है थोड़ा सा कम किया गया है। साथ ही साथ अगर आप कैटेगरी 5 में देखेंगे तो यहाँ पे जो डेंजर पशु होते हैं, हिंसक होते हैं, उस पर शिकार कर सकते हैं, मार सकते हैं, पर मारने के पीछे ये होना चाहिए कि अपनी जान बचाने के लिए मार रहे हैं, ना कि उसका अवैध रूप से शिकार करने के लिए, उनके कीमती जो खाल होते हैं उसको बेचने के लिए, इस बेचने के लिए नहीं। अगर आपके ऊपर वो अटैक कर रहा है तो आप उसकी जो है, आप उस पर जो है अपनी जान बचाने के लिए उस पर हमला कर सकते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, शिकार किया जा सकता है परंतु जान बचाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अनुसूची 6 में देखेंगे तो यहाँ पे दुर्लभ पद के रूप में शामिल होता है और इसमें जो है खेती और वाणिज्यकरण के रूप में इसमें शामिल होता है, इस पर रोक लगता है। और अनुसूची के तहत इसमें जो है अधिकारियों को शिकार के संबंध में अपराध निर्धारित करके यहाँ पे निर्धारित करके सजा का प्रावधान भी किया जाता है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ अब हम देखेंगे वन्य जीव अधिनियम संशोधन 2006, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और इसमें किन किन बातों को शामिल किया गया है उसको भी हम ध्यान देंगे। इसमें जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया जाता है। किसका? फर्स्ट आपका जो है इसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का इसमें गठन किया जाएगा और सेकंड जो है आपका वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड का यहाँ पे इसका गठन किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें शिकार को पूरी तरह से रोकने की बात कही गई है, जिसमें इसमें मान के चलिए कि 11 और 12 के तहत इसको प्रदान किया गया है। धारा 11 और 12 और 11 और 12 धारा में किन किन बातों को शामिल किया गया है, तो इसको भी एक एक करके हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें धारा 11 में कहा गया है कि वन्य जीव संरक्षक किसी भी व्यक्ति को अधिनियम की सूची 1 से लेकर के 4 तक किसी भी जानवर की शिकार करने की अनुमति दे सकते हैं, है ना। धारा 11 में ऐसा कहा गया है कि अनुसूची 1 से लेकर के 4 तक किसी भी जानवर का अगर शिकार करना है तो इसकी अनुमति मिल सकता है। वहीं धारा 12 में लिखा गया है कि मुख्य वन्यजीव संरक्षक या एजुकेशन या रिसर्च के लिए, है ना, या वैज्ञानिक मैनेजमेंट के लिए, अगर इन सभी का उद्देश्य है, उद्देश्य में क्या क्या हो सकता है, तो उद्देश्य में आपका हो सकता है वन्यजीव सुरक्षा के लिए हो सकता है, एजुकेशन के लिए हो सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए हो सकता है, वैज्ञानिक मैनेजमेंट के लिए हो सकता है। इन सभी का उद्देश्य जो है जानवरों का शिकार करने की अनुमति दे सकता है। शर्त क्या रखी है, तो यहाँ पे आपका रिसर्च कार्य होना चाहिए, रिसर्च कार्य होना चाहिए। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। आगे चलते हैं और अन्य बातों को समझने का प्रयास करते हैं कि इन्वायरमेंट के जो संरक्षण अधिनियम 1986 था, इसको भी आप लोगों को समझने का प्रयास करना है, क्योंकि इसमें भी इन्वायरमेंट के साथ साथ जो संरक्षण और
प्रदूषण को कैसे कम करना है, क्योंकि प्रदूषण की समस्या जैसे जैसे बढ़ी है वैसे वैसे, है ना, वैसे वैसे इसको जो है एक्ट वगैरह को डेवलप किया गया है। ठीक है, इसमें आपको याद होगा कि भोपाल त्रासदी, है ना, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में होता है, इससे भी समस्या हुई। तो इसके बाद जो है भारत सरकार ने देखा कि हमें कुछ संविधान में कुछ और भी नियम कानूनों को जो है संशोधन या न्यू बनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट को कैसे संरक्षण कर सकते हैं, प्रदूषण को कम हम कैसे कर सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे 1984 को देखते हुए भारत सरकार ने जो है यहाँ पे संविधान के आर्टिकल आपका जो है 253 के तहत 1986 का जो है इन्वायरमेंट का संरक्षण अधिनियम बनाया था। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी आपका ये जो पॉइंट है आर्टिकल 253 आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 253 के तहत 1986 का जो है अधिनियम, संरक्षण अधिनियम के द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे केंद्र सरकार ने जो है सभी स्रोतों से, स्रोत में प्रदूषण, या तो वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, है ना, इन सभी प्रदूषणों के लिए जो है भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो है यहाँ पे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कम करने का अधिकार यहाँ पे दिया गया है ना, कम करने का यहाँ पे अधिकार प्रदान करता है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट में प्रदूषकों के उत्सर्जन के लिए कुछ मानक को भी निर्धारित किया है। इसके लिए कई सारे इसके लिए प्लान भी तैयार किए हैं। इसमें कुछ मुख्य उद्देश्य भी हैं, कुछ मेन मोटो भी है, मुख्य उद्देश्य है, यानी कि मानव जो है इन्वायरमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो हुए थे उसके निर्णयों को लागू करे, उसके डिसीजन को यहाँ पे लागू करे कि प्रदूषण नहीं करना है, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करनी है ना, प्लास्टिक के थैलियों का प्रयोग कम से कम करना है। तो इन सारी चीजों को इसमें आपको जो है ध्यान में रखना होगा। और साथ ही साथ मानव पर्यावरण के संरक्षण सुधार मानव खुद ही कर सकता है। जीवित प्राणी हो गए, पौधे और संपत्तियों के खतरों की रोकथाम से ये सारी चीजें संबंधित होंगे, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। साथ ही साथ आगे चलेंगे तो देखेंगे कुछ और बातों को जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं भारतीय वन अधिनियम 1927, जो कि ये कई बार स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये वन क्षेत्र पर व्यापक स्तर पर सुरक्षा और संरक्षण के लिए इसको प्रदान किया गया है। और इसमें हम आरक्षित वन और सुरक्षित वन और ग्राम वन, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें हम इस अधिनियम में एक तो हम कहते हैं कि आरक्षित वन, और इसमें एक कहते हैं हम सुरक्षित वन के साथ साथ एक कहते हैं हम ग्राम वन। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। इसमें कहा गया है, इसमें इस एक्ट में कहा गया है कि वन अपराध को भी परिभाषित करता है। अगर आप किसी भी पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं तो एक तरीके से आप किसी की हत्या कर रहे हैं। उस हत्या की रोकथाम के लिए आपको जो है नियम कानून बनाना जरूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पे आरक्षित वन के अंदर निश्चित कार्यों का उल्लंघन करता है, और उसके उल्लंघन करने के लिए यहाँ पे दंड का प्रावधान बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दंड का प्रावधान जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसको भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे भारतीय वन अधिनियम 1927 में कहा गया है कि वन से संबंधित कानून वन उपज के, है ना, परागण और लकड़ियों के लिए उत्पादित अन्य उपज पर जो है लगाए जाने वाले शुल्क को मजबूत करने का प्रयास करता है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। इफ एनी कोई डाउट हो तो अपने डाउट को आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही साथ अब हम डिस्कस करेंगे वन संरक्षण अधिनियम 1980 का, यानी कि यहाँ पे वन संरक्षण और साथ ही इसमें हो रहे गिरावट, पेड़ों पौधों की कटाई, है ना, साथ ही साथ प्रदूषण को रोकने के लिए कई सारे योजनाओं यहाँ पे डेवलप किया है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। पेड़ों को सुरक्षा करने के लिए, यहाँ पे संरक्षण करने के लिए जो है वन्य जीवों का यहाँ पे जो है समर्थन कर सकेंगे, और साथ ही कई जानवरों के जो है निवास स्थान को जो है हम
बचा सकते हैं, है ना। कई निवास स्थान को जो है हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है। और वन संसाधन के वनमूलन पर भी हम यहाँ पे नजर रख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम कई सारे प्लान को क्रिएट कर सकते हैं, कई सारे प्लान को हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार को जो है यहाँ पे मंजूरी लेना हमें यहाँ पे अनिवार्य है, ठीक है। और इसमें जो है ये अधिनियम वनों की कटाई की जांच करेगा, क्यों वनों की कटाई ज्यादा हो रही है, साथ ही साथ वन लगाने के लिए वनीकरण को हम यहाँ पे प्रोत्साहित भी करेंगे कि पेड़ पौधे लगाएंगे तो आपको क्या फायदा होगा, है ना। कोविड जैसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन खरीदने की आवश्यकता नहीं मिलेगी, है ना। पेड़ पौधे लगाएंगे तो एक मोटिवेट हो करके आप काम करिएगा तो ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ जो पेड़ पौधे से कटाई से जो विनाश हो रहा था जैव विविधता का, जंगल का, उसमें कई जानवरों और वनों के आवास से जुड़े मामलों को भी यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय वन नीति 1988 में कुछ बातों को और भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो कि आप सभी को ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन सी बातों को शामिल किया गया है। यानी कि सबसे पहले आपको बता दूं कि राष्ट्रीय वन नीति 98 में, ठीक है, 1988 में जो है यहाँ पे वायुमंडलीय संतुलन के लिए जो है एनवायरमेंट को स्थिरता और साथ ही साथ यहाँ पे परिस्थितिकीय संतुलन को यहाँ पे जो है सुनिश्चित करने के लिए मानव हो गया, पशु हो गया, पेड़ पौधे हो गए, इन सभी को जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट्स मानता है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स के रूप में मानता है। यानी कि इन सभी के लिए जो है राष्ट्रीय वन नीति 1988 बनाया गया, जिसमें किसी भी प्रकार को मनुष्य को, मानव को, पशु है, पौधे हैं, इन सभी का जीवन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सभी का जीवन में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, ठीक है। साथ ही साथ परिस्थितिकीय संतुलन के संरक्षण हो गया, इन्वायरमेंट स्थिति को देख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे प्राकृतिक विरासत का यहाँ पे संरक्षण भी प्रदान किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें हम कह सकते हैं कि जल ग्रहण, मिट्टी के अप्रदान हो सकता है, इसमें आच्छादन की जांच भी करना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करें तो राजस्थान जैसे क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है, तटीय क्षेत्रों में रेत के टीलों के विस्तार की जांच करना भी जरूरी होगा। साथ ही साथ यहाँ पे वनीकरण कार्यक्रम और सामाजिक वनिकीय और माध्यम से यहाँ पे जो है वनों के निरंतरता बढ़ना और साथ ही साथ यहाँ पे ये सारे बातों को ध्यान में रखना है और यहाँ पे राष्ट्रीय जरूरतों के अनुसार से यहाँ पे वनों की उत्पादकता बढ़ाने और उनको प्रोत्साहित करना। हमें बताना है सभी लोगों को कि कैसे प्रोडक्शन अधिक होगा, कैसे हम अपना जीवन यापन पेड़ पौधे जंगल से अपने जीवन यापन को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम वन उपज से अपने कुशल उपयोग करके लकड़ी को जो है सर्वोत्तम और उपयोग को, रोजगार के अवसर को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इन सभी बातों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ इसमें 1988 में राष्ट्रीय वन नीति को जो है 2018 में इसमें जो थोड़ा सा राष्ट्रीय वन नीति का जो संशोधन करके थोड़ा सा इसमें बदलाव लाया गया था। और इसमें राष्ट्रीय वन नीति में क्या बदलाव लाया था, तो इसमें जो है जलवायु परिवर्तन की अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों को भी इसमें शामिल कर दिया था। तो इस बातों को भी ध्यान रखिएगा कि 2018 में यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन हुआ और संशोधन होने के बाद इसमें राष्ट्रीय वन नीति में जलवायु परिवर्तन की अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों पर यहाँ पे केंद्रित कर दिया गया। तो इसको भी आप जो है ध्यान रखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कुछ और अन्य बातों को जान लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। वन नीति 1952 में कुल क्षेत्रफल अगर देखें तो 33% वन आच्छादित था, जो कि पर्वतीय क्षेत्र में 60% था। अगर हम यही बात करें तो मैदानी क्षेत्र में जो है 25% की सिफारिश की गई थी। और साथ ही साथ इसमें जो है 2/3 वन, ठीक है, आपको इसमें ध्यान रखना है कि 2/3 वन आपके जो है वृक्ष आवरण और पहाड़ और पहाड़ी क्षेत्र में जो है बनाए रखने थे। अगर हम भारत के वन और वृक्षों का आवरण की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग जो है 24.39% है, जिसमें हम कह सकते हैं कि भारत में लगभग जो है ना, डिजिट के रूप में अगर आप याद करेंगे तो 677,088 वर्ग किलोमीटर भूमि का यहाँ पे वन आच्छादित के अंतर्गत
रखा जाता है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये आपके काफी महत्वपूर्ण है और इसी से संबंधित मैं आपको बीच में एक दो क्वेश्चन भी बता रहा हूं जो आपको ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कि सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित यानी कि सीएनजी हाइड्रोजन गैस सीएनजी का इस्तेमाल करने के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और यहाँ पे पहला आपका जो स्टेटमेंट है आपका, हाइड्रोजन सीएनजी के इस्तेमाल का मुख्य लाभ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन का विलोपन है। कार्बन मोनोऑक्साइड का विलोपन है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड आपका है ईंधन के रूप में हाइड्रोजन सीएनजी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करती है, सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट आपका है यहाँ पे बसों के लिए ईंधन के रूप में सीएनजी के साथ हाइड्रोजन के आयतन के आधार पर पांचवें हिस्से तक मिलाया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ सीएनजी की अपेक्षा, अगला स्टेटमेंट चौथा, सीएनजी की अपेक्षा हाइड्रोजन सीएनजी ईंधन को कम खर्चीला बनाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल एक, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, और ऑप्शन 3 केवल 4, और ऑप्शन डी 1 2 3 और 4। कौन सा ऑप्शन सही होगा और सही होने का क्या आधार हो सकता है? ठीक है, क्या हो सकता है, जल्दी से बताएं, सही होने का क्या आधार हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाइड्रोजन सीएनजी के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को विलोपन करता है, जबकि ये गलत है। गलत होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो हाइड्रोजन जो है मिश्रित संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी की तुलना से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन में अधिक स्वच्छ ईंधन के रूप में देखने को मिलता है, स्वच्छ ईंधन के रूप में देखने को मिलता है, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। बात करें तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो कि कहता है ना, कि ईंधन के रूप में हाइड्रोजन सीएनजी के कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करता है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, अगला कह सकते हैं कि ईंधन के रूप में सीएनजी के साथ हाइड्रोजन का आयतन के आधार पर पांचवें हिस्से तक मिलाया जाता है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीएनजी की अपेक्षा हाइड्रोजन सीएनजी ईंधन को कम खर्चीला बनाता है, ये आपका गलत है। तो इस हिसाब से आपका आंसर बी सही हो जाएगा, आंसर बी आपका सही हो जाएगा। चौथा गलत क्यों है? चौथा गलत इसलिए है क्योंकि सीएनजी की तुलना में हाइड्रोजन सीएनजी अभी तक उपलब्ध प्रोडक्शन के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर अभी महंगा प्राप्त हो रहा है। इसको अभी हम थोड़े से ज्यादा दाम पर खरीद सकते हैं, इसलिए हम सस्ता इसको नहीं बता सकते, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बी आंसर आपका सही है। ठीक है, साथ ही साथ अब देखते हैं हम राष्ट्रीय वन नीति 2018। क्या है राष्ट्रीय वन नीति 2018, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि इसमें कुछ जलवायु की बात भी शामिल की गई है संशोधन करके। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के द्वारा जो है यहाँ पे वन नीति 2018 जारी किया गया है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि नई राष्ट्रीय वन नीति 2018 किसके द्वारा जारी की गई। तो किसके द्वारा जारी की गई ये आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये नीति जो है जारी की गई। जारीकर्ता कौन है? ये है जारीकर्ता। ठीक है, तो जारीकर्ता के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ
वन नीति 2018 जारी करने के साथ साथ जो है पुरानी नीतियों में कई सारी कमियां थी। उन कमियों को देखते हुए कुछ इसमें परिवर्तन भी लाया गया। ठीक है, इसमें कौन कौन से परिवर्तन लाए गए, क्या क्या नीड थी इस एक्ट के अंदर, वो सारे नीड को भी आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें लगभग 25 करोड़ लोगों को जो है ना, वनों से जलावन लकड़ी, चारा, बांस जैसे वन उत्पादन के प्राप्त इनकी आजीविका के प्रमुख स्रोत हैं। पर इन स्रोतों को हम कैसे मैनेज कर पाएंगे? लकड़ी है ना, जला करके खाना बनाना, है ना, लकड़ी काट करके बेचना, जीवन यापन को चलाना, उनके लिए कुछ ना कुछ पॉलिसी के तो नीड है ही। तो इसमें कई सारी बातों को बताया गया है। ठीक है, कई सारे दिशा निर्देश दिया गया है जो कि पता होना चाहिए। तो सबसे पहले वनों की प्राकृतिक रूपरेखा को हम किसी भी प्रकार से समझौता नहीं कर सकते हैं। अगर हम समझौता करते रहे तो आने वाले समय में सारी व्यवस्थाएं, हमारे सारे सिस्टम जो है खराब हो जाएंगे और तड़प तड़प करके हम सभी लोग अपने जीवन को खराब कर सकते हैं, मर जाएंगे। ठीक है, एक तरीके से। तो यहाँ पे नदियों के जल भराव, बाढ़ क्षेत्र और आर्द्र भूमि क्षेत्रों में एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन तकनीक को अपनाना जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कार्य हो गया, आच्छादन हो गया, मृदा अपरदान को रोकना, ये सभी चीज काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र जैसे कि महानगर, आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कानपुर, हैदराबाद, ये सारी चीजों को देख सकते हैं। और इसमें अर्ध शहरी क्षेत्र में निवासियों की बेहतरी के लिए हरित क्षेत्रों का प्रबंधन, हरित क्षेत्रों का प्रबंधन और उनका विस्तार करना, हरे हरे क्षेत्रों का विस्तार करना। क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे नगर बस रहा है वैसे वैसे व्यवस्थाएं डमाडोल हो रही हैं। पेड़ की कटाई, बुनाई, ये सारी चीजें यहाँ पे काफी समस्या देखने को मिल रही है। तो इसको भी हमें समझना है कि, है ना, मैनेजमेंट एक तरीके से अच्छा हो। पेड़ का, है ना, एक काटे तो एक काटने की जगह पे 10 पेड़ पौधों को लगाएं। आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली मेट्रो बना था तो एक पेड़ की जगह वो लोग जो है 10 पेड़ को लगाते थे। पर सही तो यही है कि वो 10 पेड़ में से कितने पेड़ जो है आगे आने वाले टाइम में लग पाते हैं। इसी के साथ साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और अनुसूचित जनजातियों और संपूर्ण भारत में अन्य पारंपरिक जो निवासी लोग हैं, वन निवासी लोग हैं, वो किसी भी प्रकार से वंचित अधिकारों को पुनः स्थापित करेंगे। उन लोगों के अधिकार हैं, उन लोगों के राइट्स है कि हम उनके कल्चर को बचाएं, उनकी संस्कृति को बचाएं और राष्ट्रीय पारंपरिक और वन आवासीय समुदायों को मूलभूत अधिकारों के लिए उनको जो है कानूनी मान्यता भी प्रदान करें। वन आवासीय और समुदाय के अधिकार को मान्यता देने के लिए उसमें कुछ नेशनल पार्क को क्रिएट कर दिया गया, कुछ अभ्यारण्य को डेवलप किया, रिजर्व को डेवलप किया, सुरक्षित वन को शामिल किया गया था। तो ये सारी चीजों को जो है आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ जांच समितियां थी जिसमें 3 सरकारी अधिकारी थे, है ना, जांच समितियां थी जिसमें 3 सरकारी अधिकारी थे, जिसमें हम कह सकते हैं वन, राजस्व और आदिवासी जाति कल्याण विभाग, यानी कि उस स्तर पर स्थानीय निकाय के 3 निर्वाचित, है ना, 3 निर्वाचित सदस्य होते थे। और यहाँ पे समितियां किसी भी प्रकार का याचिका का निपटारा भी कर सकते थे, किसी भी प्रकार का, है ना, याचिका का यहाँ पे निपटारा भी कर सकती थी। कुछ अधिकार भी हैं, उसको भी हम देख लेते हैं, है ना। कुछ अधिकार है जैसे कि ग्राम सभा, जांच समिति अधिकारों की कैसे मान्यता हुआ करती थी। तो यहाँ पे जो मान्यता प्राप्त अथॉरिटी जिनको मिलता था, यहाँ पे पहले होते थे शीर्ष अधिकारी। तो शीर्ष अधिकारी क्या करते थे कि कानूनी तौर पर जो है ये वन की भूमि पर, यानी कि 4 एकड़ तक यहाँ पे जो संबंधित परिवार होते थे, है ना, उनके द्वारा खेती की जा रही भूमि के लिए कोई नई कृषि भूमि प्रदान नहीं करते थे। जिनके पास 4 एकड़ जमीन होती थी उनके लिए कोई अलग से भूमि प्रदान
नहीं की जाती थी। साथ ही साथ जो सेकंड अधिकारी होता था उपभोग अधिकारी, ये क्या करता था कि समुदाय के द्वारा पौधों के गैर काष्ठ और वन उपज सहित वन उपज के उपभोग का अधिकार रखता था। जो भी प्रोडक्शन होगा उसमें कुछ हिस्सा सरकार के उसमें पार्ट्स में जाएगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे सामुदायिक वन संसाधन अधिकारी, इसमें क्या होता है कि ये जो समुदाय है, ये जो अधिकारी हैं, वो वनों के समुदाय शासन के लिए जो है ये सुनिश्चित करेगा कि सतत उपयोग के लिए जो है वन संसाधनों की सुरक्षा और पुनर्जनन हो गया, संरक्षण हो गया, प्रबंधन, इन सभी का काफी अच्छे तरीके से उपयोग करना है, बचा करके चलना है, इनको ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातों को भी आप सभी को ध्यान में रखना होगा। इसके लिए क्या क्या मापदंड है, ठीक है, मानदंड है, इन सभी बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। इस क्षेत्र में कुछ दावेदार, कुछ अनुसूचित जनजाति समुदाय का होना, यानी कि इनका अधिकार है कि इन लोगों ने दावा किया कि मुख्य रूप से जो है 13 दिसंबर 2005 से पहले अगर 3 पीढ़ी यानी कि 75 साल से पहले जंगल में रहे हुए हों तो उनको आजीवन की जरूरत के लिए जंगल या वन भूमि पर निर्भर रह सकते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अधिकारियों की यहाँ पे मान्यता की प्रक्रिया क्या हो सकती है, तो ग्राम सभा में इसमें जो है सिफारिश की जाएगी कि संसाधनों को मान्यता दी जानी चाहिए, जिसमें जांच समितियां हैं, प्रस्तावों को उपमंडल और तालुकों के आधार पर जिला स्तर पर इसमें जांच वगैरह की जो है यहाँ पे मंजूरी दी जाती है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ हम देखते हैं वन संरक्षण नियम 2022, वन संरक्षण 2000 नियम, ठीक है, वन संरक्षण नियम 2022। इसमें कहा गया था कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 4 के तहत एनवायरमेंट को लेकर के सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, वो भी केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें वनों को कैसे सुरक्षित किया जाएगा, कैसे बचा सकते हैं, कितना सजा होगा, कितना जुर्माना लिया जाएगा, तो इन सभी बातों का इसमें डिस्कस होता है। और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसके साथ साथ जो है यहाँ पे इसके साथ साथ जो है समितियों का गठन होता है और ये सलाहकार समितियों का प्रत्येक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों में एक क्षेत्रीय अधिकारी के द्वारा समिति और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर जो है एक स्क्रीनिंग समिति का भी यहाँ पे गठन किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें मैंने आपको बताया कि सलाहकार समिति का भी गठन किया जाएगा और जो प्रोजेक्ट चलेगा, जो परियोजना चलेगा, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो है इसमें वनों की भूमि का डाइवर्सन भी किया जाएगा, जिसमें प्रस्तावों को शुरू से लेकर के जो भी प्रोजेक्ट चला है उसको शुरू से लेकर के अंतिम तक जांच किया जाएगा, उसका समीक्षा किया जाएगा, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही परियोजनाओं की स्क्रीनिंग करेंगे और समिति का गठन करके उसको जो है फाइनली निर्देश देंगे। तो इन बातों को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इसमें क्षेत्रीय अधिकार जो प्राप्त हैं, समितियां हैं, उसको भी ध्यान में रखना है। इसमें क्या क्या हो सकती है, तो इसमें आपका रेखीय परियोजना, सड़क राजमार्ग और 40 हेक्टेयर तक इसमें जो है वन भूमि से जुड़ी परियोजना, जो कि हम कह सकते हैं चंदवा घनत्व वाली ये भूमि का उपयोग होगा, अनुमान लगने वाले होंगे और परियोजनाओं की जांच और एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय में की जाएगी। साथ ही साथ इसमें क्षतिपूरक वनीकरण है, इसमें 2/3 से भौगोलिक क्षेत्र को कवर करने वाली पहाड़ी क्षेत्र में जो है वन भूमि को हटाने के लिए आवेदन और भौगोलिक क्षेत्र में एक जो है 1/3 से अधिक वन को यहाँ पे कवर किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, इसमें अन्य लोगों को भी क्षतिपूर्ति और प्रतिपूरक के रूप में वनीकरण और जांच कवर जो है 20% से इसमें कम किया जाएगा। तो इसको भी ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा।
ये आज का अंतिम जो टॉपिक है इसको ध्यान में जो है रखिएगा, जैव विविधता अधिनियम 2002, इसको ध्यान में रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैव विविधता आप सभी को पता है कि सतत उपयोग को सुरक्षित करना है। जैव विविधता सतत उपयोग को सुरक्षित करना है और इसके द्वारा मिल रहे लाभ और उचित न्याय संगत साझाकरण सुनिश्चित करना है, जिसमें हम कह सकते हैं स्थानीय उपयोग का प्रबंधन हो गया, समुदाय के साथ जैविक संसाधनों से उत्पन्न होने वाली उचित न्याय संगत ये साझेकरण लाभ को भी इसमें हमें ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे राष्ट्रीय जैव विविध प्राधिकरण के अधिनियम को यहाँ पे गठित किया गया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि ये आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत इसमें इन बातों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ भारतीय अनुवांशिक सामग्री के हस्तांतरण को भी प्रतिबंधित करता है इसमें, और बौद्धिक संपदा अधिकार को भी इसमें शामिल किया जाएगा और जिसमें जैव विविधता या कन्वेंशन सभी स्तर पर जैव विविधता को शामिल करेगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल सिस्टम, प्रजाति और अनुवांशिक संसाधन और जैव प्रौद्योगिकी को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें हम कह सकते हैं राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता फंड को भी यहाँ पे डेवलप किया जाएगा और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन और राज्य स्तर पर, है ना, राज्य स्तर पर जो है जैव विविधता बोर्ड और राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड का जो है निर्माण करने की आवश्यकता है। तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। ये सभी चीज आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और फिर हम कल से एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। आगे क्या लोग